तो स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो हमेशा की तरह आज हम फिर प्रैक्टिकल चीज़ें ही देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप क्यों सब्सक्राइब करेंगे मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो, जैसे आप यूट्यूब चैनल को ओपन करते हो तो होम पेज पे फालतू की वीडियो आती रहती है, उससे आपका टोटल लॉस ही होगा, टाइम वेस्ट ही होगा। बट अगर आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेते हो तो जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके होम पेज पर मेरी वीडियो आने लगेगी। तो चूँकि मैं इसमें जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो टोटल प्रैक्टिकल ही रहता है, तो इससे आपका नॉलेज पर डे इंक्रीज होता रहेगा। और आप जानते हो कि लाइफ में अगर आगे ग्रो करना है तो नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज से हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखने वाले हैं, और प्रैक्टिकल जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसुलेटर। तो चलिए हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इंसुलेटर क्या है? तो इंसुलेटर एक मटेरियल है जो कि करंट के फ्लो को रोकता है, क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं और एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, तो इसलिए इसे इंसुलेटर कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इंसुलेटर क्यों नेसेसरी होता है। क्योंकि जो ओवरहेड लाइन है उसका जो कंडक्टर है वो बेयर होता है और उसमें कोई इंसुलेटर कवरिंग नहीं होता है। तो इसलिए जब कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर से जो लीकेज करंट है वो मेटल पार्ट में फ्लो होने लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो कंडक्टर है और जो मेटल पार्ट है उसके बीच में प्रॉपर क्लियरेंस हो, ताकि जो लीकेज करंट है वो सपोर्ट स्ट्रक्चर से फ्लो ना हो। इसलिए इंसुलेटर जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि एक इंसुलेटर के लिए क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इंसुलेटर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो हाई होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर इंसुलेटर पे हम कंडक्टर का लोड दें या विंड का लोड हो या आइस की लोडिंग हो तो उसे हमारा जो इंसुलेटर है वो बियर कर सके। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो भी हाई होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब अगर जो इंसुलेटर है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है अगर हाई होगा तो वो क्या करेगा, लीकेज करंट को जो ग्राउंड में फ्लो होगा उससे वो प्रिवेंट करेगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो रैप्चर स्ट्रेंथ है और फ्लैश ओवर वोल्टेज के बीच का जो रेशियो है वो हाई होना चाहिए। यानी कि हम चाहते हैं कि जो हमारा इंसुलेटर है उसका जो रैप्चरिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी कंडक्टर से हाई करंट फ्लो होता है तो अगर हाई करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर राइज होगा, तो हमारा इंसुलेटर ऐसा होना चाहिए कि उस टेम्परेचर को भी सह सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो हमारा पोर्सिलिन होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो एक्चुअली जो पोर्सिलिन होता है वो मिक्सचर होता है कायोलिन, फेल्सपार, क्वार्ट्ज का। इनको ना मिक्स करके एक फिक्स टेम्परेचर पे फायरिंग करके प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब जो इंसुलेटर होता है उसके जो सरफेस पे जो कोटिंग की जाती है वो बहुत हार्ड कोटिंग होती है और बहुत स्मूथ होती है, जिसकी वजह से जो उसमें डस्ट डिपॉजिट हो जाते हैं उसके सरफेस पे वो बहुत कम होता है। मतलब उसके डस्ट डिपॉजिट होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इंसुलेटर का पहला प्रकार है पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर को 33 केवी तक के लिए यूज किया जाता है और ये अलग अलग वोल्टेज रेंज में प्राप्त होते हैं। अब ये जो पिन टाइप का इंसुलेटर होता है उसमें अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग डिज़ाइन होता है उसका, और उसमें जो शेड होता है उसकी संख्या भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। अब जो लोअर वोल्टेज के लिए हम पिन टाइप इंसुलेटर जो यूज करते हैं उसमें आप देखोगे तो रेंज सेट की संख्या 1 होती है। बट अगर हायर वोल्टेज के लिए आप यूज करोगे अप टू 33 केवी तो उसमें जो है रेंज सेट की संख्या मोर देन 1 होती है। अब रेंज सेट हम क्यों यूज करते हैं, तो जो रेंज सेट का यूज करने के पीछे का रीज़न ये है कि जब लीकेज करंट फ्लो होता है तो जो लीकेज करंट के लिए जो पाथ है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं रेंज सेट का यूज करते हैं। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि जो पिन टाइप का इंसुलेटर है वो 33 केवी तक के लिए तो इकोनॉमिकल होता है,
बट बियॉन्ड 33 kV ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। और ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि बियॉन्ड 33 kV ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, कम्बरसम हो जाता है, और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा बल्की हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर। तो अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू 33 kV के बियॉन्ड वोल्टेज को ट्रांसमिट करना होता है, तो आपको इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और इंसुलेशन की जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो आपका जो डिज़ाइन है इंसुलेटर का वो महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि आप जो पिन टाइप का इंसुलेटर है आप वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा और बल्कि हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो डिस्क इंसुलेटर है उसको सीरीज में कनेक्ट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। और होता ये है कि जो एक डिस्क है वो 11 kV का होता है। तो अगर मान लो हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो वोल्टेज रेंज है वो 765 kV है, तो अगर हमारे पास एक डिस्क जो है 11 kV का होता है तो 765 kV के अकॉर्डिंग हम डिस्क को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे हमें इंसुलेशन का भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब स्ट्रिंग क्या होता है, जो डिस्क इंसुलेटर है उसे सीरीज में कनेक्ट करके एक इंटायर यूनिट में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है स्ट्रिंग। ठीक है, अब जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है इसको वर्टिकली कनेक्ट करते हैं, मतलब कि जो इसका एक पॉइंट होता है वो जो ट्रांसमिशन टावर होता है उसके क्रॉस आर्म से कनेक्ट होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है यानी कि जो लोअर एंड होता है तो लोअर एंड के थ्रू कंडक्टर को पास किया जाता है। ठीक है, इसलिए सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर को हॉरिजॉन्टली हैंग करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है उसका एडवांटेज क्या होता है। तो पहला एडवांटेज तो यही है कि अगर हम जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो अगर 33 kV के बियॉन्ड है तो सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है, पहला एडवांटेज था। अब दूसरा एडवांटेज ये है कि मान लो कि हमें ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज हमें ट्रांसमिट करना है, तो हमें क्या करना होगा कि हम जो हमारे पास जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो डिस्क है उसकी संख्या को हमें बस इंक्रीज़ करना होगा। इससे जो है इंसुलेशन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। पिन टाइप इंसुलेटर के जैसे हमें पूरे इंसुलेटर को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, बस हमें सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में डिस्क की संख्या को इंक्रीज़ कर देने से हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज डिमांड है वो प्राप्त हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर का। तो स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ डेड एंड होता है। अब मान लो कि जो जनरेटर है वो 21 kV वोल्टेज को जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसे हमने ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। अब ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप अप करके बस बार से कनेक्ट कर रहा है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर से जो बस बार तक का कनेक्शन है उसके एक एंड को हवा में तो हैंग कर नहीं सकते, तो किसी न किसी सपोर्टेड स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो इंसुलेटर यूज किया जाएगा वो कहलाएगा स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, अब मान लो कि फिर कहीं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है और कहीं कॉर्नर फंस गया, मतलब ट्रांसमिशन लाइन को हमें एक मोड़ देना है ना, तो वहाँ पास भी टर्निंग के लिए हम जो इंसुलेटर का यूज करेंगे वो इंसुलेटर होगा स्ट्रेन इंसुलेटर। तो इसलिए यहाँ पास जो लिखा गया है कि स्ट्रेन इंसुलेटर का वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ डेड एंड होता है और जहाँ कॉर्नर फंसता है या जहाँ रिवर को क्रॉस किया जाता है। ठीक है, और ये एक्चुअली में जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है उसी के जैसे होता है, यानी कि उसी का असेंबली होता है। इसमें ये होता है, इसमें फ़र्क इतना होता है कि सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर को हम वर्टिकली सस्पेंड हैंग करते हैं और जो स्ट्रेन इंसुलेटर होता है उसको हॉरिजॉन्टली हैंग करते हैं। सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर में भी डिस्क होता है और स्ट्रेन टाइप के इंसुलेटर में भी डिस्क होता है। ठीक है, फ़र्क इतना है कि इसे हम मतलब कि स्ट्रेन इंसुलेटर को हम हॉरिजॉन्टली हैंग करते हैं और सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर को हम वर्टिकली यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा क्या यूज है। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट इंसुलेटर का। तो जो पोस्ट इंसुलेटर है वो पिन टाइप इंसुलेटर के जैसा होता है। फ़र्क इतना होता है कि पोस्ट इंसुलेटर में जो बेस होता है उसमें मेटल कैप लगा होता है और उस मेटल कैप में हम एक और इंसुलेटर कनेक्ट करके जो वोल्टेज डिमांड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं सैकल इंसुलेटर। तो सैकल इंसुलेटर जो है वो 11 kV वोल्टेज रेटिंग तक के लिए
इकोनॉमिकल होता है और इफ़िशिएंट होता है। बियॉन्ड 11 kV ये कॉस्टली हो जाता है। और इसमें जो बेड फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है, यानी कि जब साइकिल इंसुलेटर अगर वेट होता है उस समय जो फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है वो 10 kV होता है। और अगर साइकिल इंसुलेटर जो ड्राई होता है उस टाइम पे जो फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है वो होता है 25 kV। और अगर साइकिल इंसुलेटर पंचर हो जाता है इसका मतलब उस पर जो वोल्टेज अप्लाई हुआ है वो 35 kV हुआ है। ठीक है, उस कंडीशन पे जाके साइकिल इंसुलेटर जो है पंचर हो जाता है। ठीक है, तो ये था थ्योरी। अब अपन देखते हैं प्रैक्टिकल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर एक मटेरियल है, करंट के प्रवाह को रोकता है। क्योंकि जो ये इंसुलेटर होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, जिस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं हो पाता है और इसकी रजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इंसुलेटर जनरली पिन टाइप के होते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं और स्ट्रेन इंसुलेटर होते हैं। इसके अलावा पोस्ट इंसुलेटर होते हैं और फिर साइकिल इंसुलेटर होते हैं। ठीक, कुछ टाइप्स थे जो इंसुलेटर के हैं। तो अब जो ये इंसुलेटर्स है ना, तो ये अलग अलग वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि साइकिल इंसुलेटर जो है वो एलटी के लिए, यानी कि एलटी वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है और अक्सर हम इसे अपने घरों के आसपास देखते हैं। अभी जो ये अपना पिन टाइप का इंसुलेटर है, मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। वो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये हमारा पिन टाइप का इंसुलेटर है और ये 11 kV का है। इसमें ये थ्रेडिंग बना हुआ है। ठीक है, इसे सपोर्ट स्ट्रक्चर पे बोल्ट के थ्रू टाइट कर दिया जाता है और ये जो ग्रुप बना हुआ है यहाँ से कंडक्टर को पास किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो कंडक्टर में जो भी चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं वो सपोर्ट स्ट्रक्चर पे ना आए, इसलिए हम ये इंसुलेटर का यूज करते हैं। और चूँकि ये 11 kV का है और चूँकि जो ये 11 kV का है तो अपन इसे उस जगह पे यूज करेंगे जहाँ की लाइनें जो हैं 11 kV तक की रेटिंग का है। ठीक है, हम इसे 33 kV के लाइन में यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाएगा। ये इंसुलेटर जो है वो पंचर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या कहलाता है, इसमें आप देख रहोगे तो ये जो इसका एंड फिटिंग है ये बना होता है कास्ट आयरन का और इसमें जो ये इसको कहते हैं रेन शेड। अब इसका जो आप डिज़ाइन देख रहे होगे, कुछ देखिए डिज़ाइन शेडिंग बना हुआ है, 3 शेडिंग दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। यहाँ तो कंडक्टर पास किया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये शेडिंग क्या करता है, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो जैसे कंडक्टर यहाँ से पास होता है। ठीक है, यहाँ से कंडक्टर पास होता है तो कंडक्टर में जो चार्जेस है, और ये अपना मेटल बॉडी है, तो कंडक्टर से जो चार्जेस है उसके लिए जो रास्ता तय करना पड़ेगा वो क्या होगा, यहाँ से चार्जेस फ्लो होगा, फिर इसको कुछ ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे होते हुए उसको मेटल बॉडी मिलेगा, फिर स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी कि जो लीकेज करंट है उसके लिए क्या होगा, फ्लो होने का जो मार्ग है ना, वो इंक्रीज हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं पोस्ट इंसुलेटर का। तो ये हमारे सामने जो इंसुलेटर है ये 33 kV लाइन का इंसुलेटर है और ये पोस्ट इंसुलेटर है। पोस्ट कैसे, तो अब देखिएगा यहाँ पास ये जो इंसुलेटर है ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, इसमें 3 शेडिंग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और पोस्ट इंसुलेटर की पहचान ये होती है कि उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे ऐसा कास्ट आयरन का फिटिंग रहता है और इस फिटिंग के द्वारा आप इसे किसी पोल पे माउंट कर सकते हो। इसके साथ साथ इस फिटिंग के द्वारा ही आप इसके साथ एक और पोस्ट इंसुलेटर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है पोस्ट इंसुलेटर। इसमें भी ये रेन शेड है, कंडक्टर आप यहाँ कनेक्ट करते हो, उसके लिए भी ये जो कंडक्टर जो लीकेज करंट है उसके लिए जो पाथ इंक्रीज हो जाएगा इस शेडिंग के द्वारा। ये देखिए यहाँ से चार्जेस फ्लो होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर
फिर ऐसे जाएगा। देखिए रास्ता जो है लीकेज करंट के लिए इंक्रीज़ है। तो ये जो रेन शेडिंग करने का ये भी फ़ायदा होता है। और आप इसे देखिए, जो ये पोर्सलिन का है, ये मिक्सचर होता है कैवलिन, फेल्सपार, क्वार्ट्ज मटेरियल का, और इन मटेरियल को मिक्स करके कंट्रोल टेम्परेचर पे फायर किया जाता है। ठीक है, तो उससे हमारा ये पोर्सलिन का इंसुलेटर तैयार होता है। और फिर इसको अलग अलग रेटिंग के अनुसार अलग अलग साइज में ढाल दिया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट होता है ये इसका स्मूथनेस। देखिए इसमें अगर डस्ट बैठ जाता है तो लीकेज करंट को फ्लो होने का रास्ता मिल जाएगा। तो पोर्सलिन को जो है इंसुलेटर को स्मूथ होना चाहिए, जैसे ये स्मूथ है। ठीक है, यहाँ अगर पानी भी जैसे फ्लो होता है तो स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर स्टोर हो गया तो डस्ट बैठ जाएगा, है ना, तो इंसुलेशन जो है पंचर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर को बहुत साफ होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डिस्क इंसुलेटर का। तो ये इंसुलेटर जो आप देख रहे हैं ये डिस्क इंसुलेटर है। ये जो है एक डिस्क जो है इसका 11 kV का होता है, और ये इसका ग्राइपर कहलाता है। इसी से कंडक्टर को पास किया जाता है। आप इसमें भी रेन शेडिंग देख सकते हैं। ये देखिए, ये रेन शेड बना हुआ है। ये लीकेज करंट के मार्ग में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसका जो लेंथ है उसको ये इंक्रीज़ करता है। इससे लीकेज करंट जब फ्लो होता है तो उसका मार्ग जो है इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं बुशिंग की। तो ये है अपना ट्रांसफार्मर का बुशिंग। इस होल के थ्रू ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से जो टर्मिनल्स निकलते हैं इस होल के थ्रू से पास किया जाता है, और इस होल से उस टर्मिनल को निकाल लिया जाता है। ये 33 kV ट्रांसफार्मर का बुशिंग है ये। और चलिए अब आपको और कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। ये पिन इंसुलेटर है, ये पिन टाइप का इंसुलेटर है। ये 33 kV का है। इसमें आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी रेन शेड बना हुआ है 1 2 3, और इसमें जो लीकेज करंट है उसका जो लेंथ है देखिए काफ़ी ज़्यादा लेंथ इसमें मिल रहा है लीकेज करंट के लिए। ये देखिए यहाँ से चार्जेस फ्लो होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर देखिए काफ़ी ज़्यादा इसको लेंथ मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो इंसुलेटर का जो डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है वोल्टेज रेटिंग पे। ठीक है, इसी प्रकार ये 11 kV लाइन के लिए ये पोस्ट इंसुलेटर है। आप इसमें देख सकते हैं वोल्ट के लिए जगह भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से दूसरा एक पोस्ट इंसुलेटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये है 33 kV लाइन के लिए पोस्ट इंसुलेटर। ठीक है, इसके बाद चलिए अपन देख लेते हैं AB स्विच के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं AB स्विच को। तो ये है AB स्विच, एयर ब्रेक स्विच। इसके बारे में शायद आपने सुना होगा, और नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए। ये है पोस्ट इंसुलेटर, देखिए कैसे माउंट है। इसका सपोर्ट स्ट्रक्चर है और ये ऐसे माउंट है। ये 11 kV लाइन के लिए AB स्विच है। देखिए यहाँ से कंडक्टर को पास किया जाता है, और ये कहलाता है ब्लेड, जो ओपन या क्लोज होता है। मतलब कि ये जैसे आपका स्विच नॉर्मल स्विच होता है ना, ऐसे ये स्विच काम करता है, इसे ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, और ये एयर में ब्रेक होता है। ये देखिए ये यहाँ स्लॉट दिया हुआ है, और ये ब्लेड जो है इस स्लॉट में फंस जाता है। तो ये है एयर ब्रेक स्विच। तो चलिए अब स्ट्रेन इंसुलेटर देख लेते हैं। तो सामने आपको जो इंसुलेटर दिख रहा है जिसमें 3 डिस्क बना हुआ है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इंसुलेटर, ये है स्ट्रेन इंसुलेटर, और ये नॉर्मली डिस्क इंसुलेटर है। बट अगर आप डिस्क इंसुलेटर को कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं, यानी कि माउंट करते हैं, तो वो कहला जाता है स्ट्रेन इंसुलेटर। तो अब इसको माउंट कहाँ करते हैं, तो जहाँ एंडिंग पॉइंट होता है, जैसे ये कंडक्टर का एंडिंग पॉइंट है, और अभी यहाँ पास कंडक्टर को होल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि ये कंडक्टर जो है, देखिए आप कंडक्टर देखिए, ये जो कंडक्टर दिख रहा है आपको, ये वाला कंडक्टर जो है
ये ऐसे गया। अब यहाँ पर इस कंडक्टर को होल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंसुलेटर को लगाया गया है, तो ये कहलाएगा स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक है। अभी अगर यही इंसुलेटर यानी कि जो ये डिस्क इंसुलेटर है अगर वर्टिकली कनेक्ट हो तो वो कहला जाता है सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर। और सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर आप देखोगे ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, यानी कि 440 kV 765 kV ऐसी जगह पे सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर यूज किया जाता है। अब यूज अपन ऐसे कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो एक डिस्क होता है 11 kV का होता है, और आप डिस्क की संख्या बढ़ाओगे तो उसमें वोल्टेज रेटिंग जो है वो इंक्रीज होता जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। तो चलिए हमने देखा पिन टाइप का इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। ओके।